हेलो माय डियर स्टूडेंट, अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति जोश और जुनून के साथ समर्पित होंगे। आज कक्षा 10 की बुक कृतिका के अंतर्गत लेसन नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, की चर्चा करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे किसी बड़े शख्स के शख्सियत की, अर्थात विद्यार्थियों, बड़ा शख्स बड़े आसानी से बड़ा नहीं होता। उसके पीछे कम से कम चौथाई सदी की रियासतें, मशक्कतें और इल्मी दौलतें होनी चाहिए, तब जाकर किसी की शख्सियत को कोई तस्लीम करता है। आइए जॉर्ज पंचम की शख्सियत को हिंदुस्तान कैसे तस्लीम कर रहा है, कैसे उसके शान शौकत में हिंदुस्तान परेशान था, उसकी विभीषिका की चर्चा जॉर्ज पंचम की नाक के अंतर्गत हम करेंगे। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। कृतिका के अंतर्गत जॉर्ज पंचम की नाक लेसन नंबर 2, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ के लिए पूरा विभाग परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। मतलब हिंदुस्तान में एलिजाबेथ आने वाली हैं और उनकी तैयारियों के पहले, उनकी आने के पहले हिंदुस्तान का दौरा उनका विभाग करने वाला है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, क्योंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरी का फौज तैयार हो रही थी। मतलब हर एक शान शौकत को कैद करने के लिए इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अर्थात इंग्लैंड के अखबार में जो भी खबर निकलती थी, वह खबर हिंदुस्तान के खबरों में चिपकी नजर आती थी। कतरने का मतलब वहां की अखबारों की कटिंग। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। मतलब उस सूट की कीमत भी हिंदुस्तान के अखबारों में छापी जा रही है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, अर्थात कब वो पैदा हुई। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, मतलब वो क्या क्या किए, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों अर्थात खाना बनाने वालों तक की खबर छप गई। खानसामे, मुख्य कार्य करने वाले कर्मचारियों और नौकरानियों की खबर छपी। अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई, जो उनके अंगरक्षक थे, उनकी देखभाल करने वाले। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब जो भी छोटी सी छोटी
खबर इंग्लैंड में हो रही थी वही हिंदुस्तान में छापी जा रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अभी आपने देखा, इसके पहले हमारे नई दिल्ली में बहुत सारे राजनेता आए, ट्रंप आए, उनकी तैयारियां कैसी हुई और कैसे टीवी वालों ने खबर छापी। ठीक उसी प्रकार उस समय भी ऐसा हुआ था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची अर्थात खाना बनाने वाले पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। अर्थात उसकी शान शौकत की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, अर्थात बेसाख्ता का मतलब स्वाभाविक, मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। अर्थात वह आ जाए तो खुदा से भी कम नहीं है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मतलब पूरा का पूरा परिवर्तन होने लगा, मतलब आमूल चूल परिवर्तन। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज जीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात कोमल फूलों की तरह इमारतों ने श्रृंगार कर लिया, अर्थात पूरी तरह से सजा दिया गया। मैं आपको कवर स्टोरी में बताया था कि बड़े शख्स बड़े आसानी से बड़ा नहीं होता, उसके पीछे 1/4 सदी का हिस्सा होता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी लगाई गई थी, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक को कोई तोड़ दिया था और उस नाक को लगाने की भागदौड़ जारी थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, मतलब एक किस्सा है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त, अर्थात जो समय था उस समय की चर्चा लेखक कह रहा है। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, अर्थात दोनों तरफ उनकी प्रतिष्ठा थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। नाक का मतलब इज्जत से भी है, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अर्थात जो शान शौकत के खिलाफ थी उनको अजायब घर अर्थात संग्रहालय अर्थात म्यूजियम में डाल दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों अर्थात लाट का मतलब मूर्ति की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे अर्थात अंगरक्षक, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अर्थात किसी उपद्रवी तत्व ने नाक को गायब कर दिया। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों अर्थात भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो आज के ज्ञान की कवर स्टोरी में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस ज्ञान की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। तो सही समय पर उठना, सही समय पर पढ़ना अच्छा होता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं फिर से। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए। मशवरे का मतलब राय लिया गया, खरोंचे गए मतलब दिमाग लगाया गया। तय किया गया कि हर हालत में इस नाग का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों का मतलब हुक्म देने वालों के। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे, अर्थात परेशान थे। उनकी हालत देख कर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट अर्थात यह मूर्ति कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए अर्थात इस मूर्ति के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका अर्थात देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग अर्थात जो जमीन के अंदर की जानकारियां इकट्ठा करता है। फाइलों के पेट चीरे गए अर्थात पूरा छाना गया, खंगाला गया, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता अर्थात मेरी गलती माफ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ भी नहीं मिला। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाग का दारोमदार आप पर है, अर्थात पूरी जिम्मेदारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति अर्थात पूरे सभा का जो अध्यक्ष था, उसने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसा क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, अर्थात विदेश से आया है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर अर्थात आपकी बुद्धि पर कि विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। एक तरफ लेखक इशारा भी कर रहा है। दिल, दिमाग और तौर तरीके, रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि क्या यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो, आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से यह काम करना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाम उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल,
महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चल पड़ा। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की भी ओर देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्य मूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आज सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, अर्थात नाक का नाप नहीं मिला। इधर लेखक का इशारा हमारे हिंदुस्तान की तरफ भी है कि सब लोग होते हुए भी हम दूसरे को कितना महत्व देते हैं। हमें अपना महत्व, अपने आप का महत्व समझना चाहिए। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।